बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 10th बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर 14 स्टार्ट किया जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो हमने पढ़ा उसमें हमने फ्रेगमेंटेशन और बडिंग की बात की थी। तो आज हम स्पोर फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस पे बात करेंगे और ये भी दोनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड हैं। इससे हमें पता चलेगा कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार अपने जैसे नए जानदार कैसे पैदा करते हैं, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए। तो सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं। तो स्पोर क्या होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पोर। स्पोर कोई भी ऐसा छोटा सा सेल हो सकता है जिसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो एक मुकम्मल जानदार को बना सकता है। इसलिए ये बहुत ही एक छोटा सा सेल होता है विच हैज़ एबिलिटी टू डिवेल्प अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कि जिसमें एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म को डिवेल्प करने की काबिलियत पैदा पाई जाती है, उसको हम स्पोर कहते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल लेने वाले हैं राइजोपस की, जो कि एक फंगस है। तो पहले आपको राइजोपस का पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि अगर जो है वो अमूमन बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि रोटी को अगर ज़्यादा देर तक बाहर खुली हवा में रखें तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, पंजाबी में उसको कहते हैं उल्ली लग जाती है। ऐसे ही अचार होता है, अचार पर भी फफूंदी लग जाती है। तो एक्चुअली ये क्या है, ये राइजोपस है। तो उसी को हम बात करने लगे हैं कि ये कैसे फैलता है, ये कैसे अपने जैसे नए राइजोपस को जन्म देता है, ये सारे काम किस तरह से होते हैं। तो अगर आप राइजोपस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखो तो आपको कुछ ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। फ़र्ज़ किया कि ये ब्रेड पीस है, वो रोटी का टुकड़ा है जिसके ऊपर राइजोपस उगा हुआ है। तो यहाँ से एक फिलामेंट टाइप चीज़ होती है और उसके यूपर ऐसी चीज़ें होती हैं। ये अभी हम देखते हैं कि ये हम क्या चीज़ें बना रहे हैं और अंदर से ये सारे एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, यूँ ऐसे। अब इसमें ये राइजोपस है और इसमें ये वाली जो ऊपर वाली चीज़ है इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है। अब ये स्पोरेंजियम क्या चीज़ होती है, स्पोरेंजियम जो है ये एक्चुअली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक लाइक का मतलब है कि थैली नुमा, कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। डिवाइड होकर वो क्या करते हैं, डिवाइड टू फॉर्म थिक वॉल सेल, कि ये डिवाइड होकर बहुत ही मोटी मोटी दीवारों वाले सेल पैदा करते हैं और दीज सेल्स आर कॉल्ड स्पोर्स। इन सेल्स को हम स्पोर्स कहते हैं कि ये स्पोर्स हैं। अब वो जो स्पोर है, स्पोर की जो बाहर वाली थिक वॉल है वो एक्चुअली सिस्ट कहलाती है। अमेबा वाला याद आया होगा कि हमने अमेबा में सिस्ट का वर्ड पढ़ा था कि वो जो स्पोर होता है, स्पोर के बाहर जो एक सख्त दीवार होती है उसको हम कहते हैं सिस्ट। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ किया ये रेड कलर वाला समझ लें कि ये स्पोर्स हैं, कि ये स्पोर्स इसके अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब अभी ये बन रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि स्पोरेंजियम इमेच्योर है, ये अभी मेच्योर नहीं हुआ। तो जैसे ही ये मेच्योर हो जाता है, स्पोरेंजिया की जो बाहर वाली दीवार है ये फट जाती है, बरस्ट हो जाती है। तो इसके फटते ही फ़र्ज़ किया कि ये फट गई और इसके फटते ही इसके अंदर के जो स्पोर्स हैं वो ऐसे बाहर हवा में बिखर जाते हैं। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे कि जहाँ पर ये किसी अचार के ऊपर, किसी रोटी के ऊपर या कहीं पर भी जहाँ पर भी ये गिरे वहाँ पे उनको पानी, नमी और अच्छा टेम्परेचर मिल गया, ये वहाँ पर दोबारा ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे राइजोपस जो है वो फैलना शुरू हो जाते हैं। अब ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड था। अब ये मत समझिएगा कि दुनिया में सिर्फ फंगस ही ऐसा करती है, बैक्टीरिया भी ऐसा करते हैं। वैसे तो हमने देखा है कि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, लेकिन याद रखें वो बाइनरी फिशन ज़रूर करता है, लेकिन वो करता है जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिली हों, जब उसको सारे हालात साजगार मिले हों, उसको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, उसको अच्छे से जो है वो वाटर भी मिल रहा है, उसको कहीं से फूड भी मिल रही है, उसको अच्छी शेल्टर भी है, यानी कि अच्छी जगह भी है उसके पास रहने के लिए, तो तब वो उसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है और इसमें वो बहुत ही आराम और सुकून से अपने आप को डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के ज़रिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशंस मिलें, मतलब कि उसको वाटर की शॉर्टेज हो जाए, उसका जो है वो टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो जाए, कुछ यानी कि डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिससे बैक्टीरिया की जान को ख़तरा है और बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाना है।
तो इसके लिए वो फिर बाइनरी फिशन नहीं करेगा, उसके लिए वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा, वो स्पोर्स बनाएगा। उसकी कोशिश होगी कि मैंने मरना तो है ही, लेकिन मरने से पहले अपने जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया मैं दुनिया में छोड़ के जाऊंगा, इसके लिए वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया दो जो है वो एग्जांपल्स हमारी बुक के अंदर मौजूद हैं। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, और जो बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो इनमें ये होता है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर यूं जो है वो स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि ये स्पोर्स इसकी बॉडी के अंदर बनते हैं, लिहाजा दी स्पोर्स आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। इनको हम एंडोस्पोर्स कहते हैं। जो स्पोर्स बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बनते हैं वो एंडोस्पोर्स होते हैं। तो ये सिंपल जो है वो स्पोर फॉर्मेशन था जिसको हमने क्लियरली डिस्कस किया। अब हम पार्थिनोजेनेसिस की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, पार्थिनोजेनेसिस। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस से पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए जानदार किस तरह पैदा होते हैं। तो उसको हम ज़रा वहाँ साइड पे ड्रा करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर एक स्पर्म सेल है वो अगर मिलता है एक एग सेल के साथ, तो इसका जो आगे रिज़ल्ट निकलता है वो एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोट। अब ये जो ज़ाइगोट है ये फिर अपने आप को बहुत दफ़ा डिवाइड करता है और इससे एक नया ऑर्गेनिज़म बन जाता है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। लेकिन यहाँ पे आप नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का भी हिसाब लगाएंगे ताकि हमें पार्थिनोजेनेसिस को समझने में आसानी हो। कि स्पर्म सेल जो हैं इसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी कि हैप्लॉइड, इसको हम 1n से शो करते हैं। और एग सेल के अंदर भी हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो आधे और आधे, यानी कि आधे क्रोमोसोम स्पर्म लेके आया, आधे एग सेल के पास पहले ही थे, तो जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं। तो ज़ाइगोट जो है वो एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है, जिससे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी हर सेल के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूरे होते हैं। ये बेटा होता है जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि जो पार्थिनोजेनेसिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है। इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो एग सेल है ना, इसको ये स्पर्म सेल नहीं मिलता, ये बिना स्पर्म सेल के ही एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस अमल को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिएगा कि पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि एक जो एग सेल है, एक एग सेल वो डिवेल्प हो जाता है एक नए ऑर्गेनिज्म में, और इस दौरान क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल एंड एग सेल इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलेंगे तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कि इस अमल में नो फर्टिलाइजेशन, कि इसमें स्पर्म सेल नहीं मिला एग सेल को, लेकिन इसके बावजूद वो एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गया। अब जो एग सेल होता है इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इससे जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसकी बॉडी में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे। तो इसका मतलब आगे हैप्लॉइड जनरेशन बनती है। ऐसा बहुत सारी मछलियों में होता है, मेंढक में होता है, यानी कि फिश एंड फ्रॉग में होता है, और सबसे इंटरेस्टिंग कि हनी बी के अंदर होता है। यहाँ पे हम जो है वो समझने वाले हैं हनी बी के बारे में, कि हनी बी में, शहद की मक्खी में पार्थिनोजेनेसिस किस तरह से होती है। हनी बी में जो है वो एक जो उनके मेल मेंबर होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि उनके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, और उनकी जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पूरे होते हैं, वो डिप्लॉयड होती हैं। अब जो फीमेल होती है वो वर्किंग बी है, यानी कि ये वो है जो फूलों के ऊपर जाके शहद इकट्ठा करती है, और जो मेल होती है जिसको ड्रोन भी कहा जाता है वो सिर्फ छत्ते की हिफाजत के लिए होती है और क्वीन की हिफाजत के लिए होती है। अब ये फीमेल किस तरह से बनती हैं और मेल किस तरह से बनती है, तो होता ये है कि जब एक हनी बी, यानी कि जो उनकी क्वीन बी होती है, फ़र्ज़ किया कि क्वीन बी जो है इसने बहुत सारे एग्स दिए हैं, ये क्वीन बी है, इसने बहुत सारे अंडे दिए। अब इसमें जिस जिस एग को या जिस जिस अंडे को जो है
वो स्पर्म सेल मिल जाएगा, वो फर्टिलाइज हो जाएगा। फ़र्ज़ किया कि ये मेल स्पर्म है जिसको हम यहाँ रेड से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। फ़र्ज़ किया इसको भी मिल गया, इसको भी और इसको भी। फ़र्ज़ किया कि इन सब में से 5 एग्स ऐसे थे जिनको ये मिल गया, तो क्या होगा कि इसमें इस केस में हमारे पास 2 किस्म के एग सेल बन गए। एक तो हो गए ये वाले, और जो रेड वाले हैं ये फर्टिलाइज हो चुके हैं, ये फर्टिलाइज्ड हैं, मतलब कि ऐसे हैं, ठीक है, कि उनको स्पर्म मिल गया, वो खुद एग गए, तो डिप्लॉयड सेल बन गया, आगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा। लेकिन जो ये वाले हैं ये अनफर्टिलाइज्ड हैं, इनको किसी किस्म का कोई जो है वो स्पर्म सेल नहीं मिला, तो ये अनफर्टिलाइज्ड है। तो इसका मतलब कि अब ये वाला जो सेल है, ये वाला, ये डिप्लॉयड हो गया है, और ये वाला सेल जो है ये हिप्लॉयड हो गया है। और ऊपर ज़रा देखें कि कौन डिप्लॉयड है कौन हैप्लॉयड है। फीमेल डिप्लॉयड है, इसका मतलब कि इस एग सेल से जो मक्खी पैदा होगी वो फीमेल होगी, और इससे जो मक्खी पैदा होगी वो मेल होगी। ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस इज़ कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। ये पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, ये पार्थिनोजेनेसिस है, क्योंकि इसमें एग को स्पर्म मिल गया है, इसमें एग को स्पर्म नहीं मिला, इसके बावजूद उसने एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था जिसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन पे बात की, और उसके बाद हमने देखा कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर्स में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।